छत्तीसगढ़ के युवाओं की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा युवा जो है वो चिंतित है नौकरी को लेकर। तो आप कितना आश्वस्त करना चाहते हैं उन युवाओं को, क्योंकि आप युवा मोर्चा के प्रदेश मैं अध्यक्ष भी बिल्कुल हैं। बता दिया आपको। सबसे पहला विषय तो उनका ये था कि भैया की जो परीक्षा है वो ट्रांसपेरेंसी हो जाए, वो अब हो रही है। चाहे पुलिस भर्ती का विषय हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला इनका अटका हुआ हो, और तो और पीएससी का विषय हो। आज आप जाके बात करिए, पीएससी के एग्जाम्स हो गए और सारे के सारे 5 साल और पारदर्शी रूप से हुए। तो लगातार जो वैकेंसीज है वो हमारी सरकार निकाल रही है, और ये निरंतर अभी 2.5 साल का विषय है, निरंतर ये निकलेगा। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर में जो युवाओं की आस होती है, आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है। बस्तर कई वर्षों से नक्सलवाद यानी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात की जाए, वैसी बिल्ट नहीं हो पाते बच्चे जैसे बिल्ट रायपुर के बच्चे हो पाते हैं। वैकेंसियां निकलती है, बीजापुर का बच्चा क्वालिफाई नहीं करता, रायपुर का बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, और यहाँ के लोग आशा जो है निराशाजनक में बदल जाती है। ऐसे में एक द्वेष जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। सरकार किसी को भी, बीजेपी कांग्रेस सारी दोनों चल रहे हैं युवाओं को। कैसे देखते हैं युवाओं ने? मुझे नहीं लगता आउटसोर्सिंग वाला कहीं पर भी कोई विषय होता है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ महतारी के हम सभी संतान हैं, और अगर कोई कहता है कि आउटसोर्सिंग का विषय है, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा आउटसोर्सिंग है तो आपको भी रायपुर और बस्तर पे ये मतलब रायपुर या फिर दुर्ग संभाग के विषय में चर्चा करनी पड़ेगी कि वहां पे फिर बस्तर को स्थान दे। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लोग कहीं पर भी जाके काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आउटसोर्सिंग का कोई विषय है। उनका क्या दोष है? आउटसोर्सिंग बोल रहा है कि हम लोग फॉरेन से लाके बैठा दे, तो उनका क्या दोष? आउटसोर्सिंग का विषय होता है कि हम यूपी से लाके बैठा दे। अगर छत्तीसगढ़ का आके बैठा, कोई दोष नहीं है। अगर दोष होता तो क्या आपका बीजापुर का कलेक्टर बेमेतरा पहुंचता, बीजापुर का आपका कमिश्नर, रायपुर के कमिश्नर रहते हैं, बीजापुर का आपका बेटा क्या दुर्ग का कमिश्नर होता है। ये आउटसोर्सिंग मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आउटसोर्सिंग में आती हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के हम सभी संतान हैं। ये गर्व का विषय है कि आपके बीजापुर में महादेव बावरे जैसे एक ऐसे ऑफिसर रहे जो कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी, और अभी वो रिटायर्ड हुए। आज उनसे मेरी बातचीत हुई। आपको ध्यान में होगा जब झीरम घाटी की घटना हुआ था, झीरम घाटी घटना हुआ था, तो विपक्ष में जब भी कांग्रेस थी तो भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये कहते थे कि मैं झीरम घाटी का सच जेब में लेके घूमता हूँ। 5 साल सरकार में ये सच जेब से निकला ही नहीं भाई साहब। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, तो जेब में खुद रखे तो वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो कहते थे विपक्ष में, कई वीडियो है उनका कि कहते थे झीरम घाटी का सच मेरे जेब में खोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। 5 साल मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर वो जब आपका जेब है तो फिर सेंट्रल का जेब कहाँ है? सेंट्रल ने आपका जेब खींच लिया। ये सवाल पैदा होता है। तो कांग्रेस को बचने वाला नहीं है, कांग्रेस ह्यूमर फैलाएगी। और रही बात जंगल काटने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं हम युवा मोर्चा में। ऐसे में 2 साल के बाद चुनाव, युवाओं को बड़ी आस होती है। 2 साल के बाद चुनाव, अगले 2 साल में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में कौन सा बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, खासतौर पर? सबसे बड़ी बात तो जब हम सरकार में, हाँ जी, तो जब हम विपक्ष में थे तो 5 सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एजुकेशन में जो सारे सिस्टम थे, पीएससी का विषय आपने ले, पीएससी को ब्यूरोक्रेसी का कोख कहा जाता है, जिसको कांग्रेस ने खोखला कर दिया था। सारे पीएससी के जो अभ्यर्थी थे, जो मेरिटोरियस थे, वो सारे के सारे अधिकारी या नेता के पारिवारिक थे। तो हमने उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी, और घोषणा पत्र में भी लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सीबीआई जांच बैठेगी और उस पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज वो हुआ। पहले कैबिनेट में सीबीआई जांच बैठी, कई के ऊपर कार्रवाई होगी, को पोस्टिंग ही नहीं मिले, और कई अधिकारी आज जेल में। तो ऐसे तमाम पुलिस भर्ती में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कई उनके जितने भी विषय आप समझिएगा, आत्मदंड का विषय हो, आत्मदंड में भी उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का कोड था, उसे साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आप देखिए किसी भी एग्जाम में भ्रष्टाचार के विषय नहीं निकलेंगे। अगर कहीं पर कोई लापरवाही आया है, उस पर तत्काल जांच हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि हम दोषियों को बचाएं या फिर उसको वैसे के वैसे चलाएं।
जय बस्तर। मैं आपका होस्ट भरत दुर्गम हूँ और आप पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम का शो देख रहे हैं। इस शो में आज के गेस्ट हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया। भैया वेलकम टू द विहान का शो। धन्यवाद भाई। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। ये बताए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपकी रोड मैप क्या है युवाओं को लेके? देखिए युवा मोर्चा जब से कमान छत्तीसगढ़ को मुझे मिला है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया, उसके बाद से लगातार संगठन और युवा मोर्चा को मजबूत करने की दिशा में मैं आगे बढ़ा हूं। सबसे पहले तो जैसे ही नियुक्ति हुई उसके बाद से लगातार पूरे प्रदेश का मैंने प्रवास किया और चूंकि छत्तीसगढ़ में संगठन के दृष्टिकोण से 36 जिले हैं और राजस्व के दृष्टिकोण से 33 जिले हैं, लेकिन मैंने पूरे संगठन के दृष्टिकोण से पूरे 36 जिले का मैंने प्रवास किया और लगभग सभी जिलों में मैं रात रुका हूँ। जैसे आज भी बीजापुर आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ बीजापुर, और आज यहाँ पे रात रुक रहा हूँ। तो पूरा प्रवास मैंने रात्रि विश्राम के साथ किया और उसके बाद ही एक फिल्टर करके मैंने टीम की घोषणा की और आज इन 6 माह में पूरे प्रदेश की टीम घोषणा हो गई। उसके बाद पूरे जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए। जिला अध्यक्ष नियुक्ति के बाद आज लगभग अधिकांश जिलों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। कुछ जिलों में ही जिले की कार्यकारिणी बची हुई है, 2 जिले भिलाई और गरियाबंद। उसके बाद लगभग 34 जिलों के संगठन की घोषणा हो चुकी है। लगातार संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से ही अभी भी जिलों का प्रवास चल रहा है। मैं 5 दिन के बस्तर प्रवास पर हूँ। पहले कांकेर जिला का दिन में प्रवास किया, रात्रि विश्राम किया, फिर नारायणपुर आया। नारायणपुर में मैं रुका, रात रहा, फिर आज मैं बीजापुर आया हूँ। आज बीजापुर में रात्रि विश्राम है। कल फिर यहाँ पे कुछ कार्यक्रम के बाद हम निकल जाएंगे सुकमा के लिए। सुकमा भी रात्रि विश्राम है, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे बस्तर। तो लगातार संगठन मजबूती का ये प्रयास हमारा जारी है, युवाओं को जोड़ने का काम जारी है। और चूंकि जैसे हम बीजापुर में बैठे हैं और मैं बस्तर प्रवास का दृष्टिकोण बता दूं कि हम कैसे मजबूत कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है, आज हमने मीटिंग लेकर भी कहा कि चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, कल मैं नारायणपुर में रहा। नारायणपुर में हम रात को 12 बजे उस अबुझमाड़ में गए जहां पर सूर्यास्त के बाद जाना मुमकिन नहीं होता, संभव नहीं होता था। वहां पे हम रात को 12 बजे जाते हैं, 2 बजे तक हम अबुझमाड़ में रहते हैं और कई अलग अलग सड़कों का हम भ्रमण करते हैं। आज बीजापुर में भी वैसी करने वाले, हम रात में फिर निकलेंगे। तो वो अबुझमाड़, जिसे अबुझमाड़ कहा जाता था, जिसे कोई बूझ नहीं पाया, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में आज आप देखिए छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है। माननीय विष्णु देसाई जी के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में आज बस्तर जो है नक्सल मुक्त होने की दिशा में है। ठीक है, लगभग नक्सल मुक्ति की ओर है और नक्सल मुक्ति के साथ साथ अब ये संभव हो पाया है कि हम रात्रि में भी किसी भी मार्ग पर जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जहां पर हम कभी पहुंच नहीं पाए, भाई ऐसे कई गांव हैं जहां पर प्रशासन भी कभी नहीं पहुंच पाई, कई ऐसे गांव थे जहां पर सर्वे भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब हम उन स्थानों पर जाएंगे और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे ताकि हम संगठन को और मजबूत कर सकें। लेकिन आप अबुझमाड़ की बात कह रहे हैं जिसको बुझाया ना जा सकता था, उसको बुझाया गया। वैसे इलाकों पे, कोर इलाकों पे अब वहां तक पहुंच रही है प्रशासन, लेकिन उसी को लेके प्रभारी जो मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री डंगराम वर्मा है, उसी इलाके पे जब वो जाते हैं, उसका जब जिक्र करते हैं तो उसको कांग्रेस ने उन पर एक आरोप लगा दिया। अगर उस पूरे इलाके पे सुरक्षित है वो इलाका, तो सुरक्षा के जो घेरे हैं उसको लेके जो है कांग्रेस ने ट्वीट किया। ट्वीट करके सवाल जो है प्रश्न का विषय बना दिया। आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मजाकिया अपवाद था। हाँ जी भाई, गृह मतलब मंत्री जी हैं, क्या गृह मंत्री जी चलेंगे उनके साथ सुरक्षा? वो रायपुर में भी रहती है सुरक्षा। कैबिनेट मिनिस्टर है, वो रायपुर से बलदौर में जाते हैं, अपने विधानसभा जाते हैं, तब भी सुरक्षा रहती है। तो जो सुरक्षा बल उनको मिला हुआ है वो तो साथ में रहेंगे ना। वो चाहे बस्तर का विषय हो, चाहे रायपुर का विषय हो, चाहे उनकी विधानसभा का विषय हो, जो उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी हो तो रहेंगे। तो ये मजाकिया अपवाद है। तो मैं आपको बताया कि कल हम करीब 20 से 25 युवा मोर्चा के साथ ही 2 घंटे अबुझमाड़ में रहे। आज अभी रात के 11 से ऊपर हो गए, मैं आपके साथ ब्रॉडकास्ट में बैठा हूँ। रात में भोजन के बाद फिर से मैं यहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पर सूर्यास्त के बाद लोग नहीं जाते थे और बाइक में जाने वाले। तो ये अब नक्सल मुक्त हो रहा है बस्तर, ये बतला रहा है। और ना सिर्फ
मैं आज बीजापुर कलेक्टर साहब के साथ भी बैठा था, उन्होंने भी बताया कुछ ऐसे गाँव उन्होंने विजिट किया है जहाँ पर मात्र 2 मतदाता है और वहाँ पे लगभग मतदाता सूची की संख्या 118 से ऊपर हो सकती है। तो ऐसे कई जगहों पे हम नहीं पहुंच पाए, प्रशासन नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब हमें पहुंचना संभव हो रहा है। और कलेक्टर साहब से भी आज हम बैठे और युवा मोर्चा के साथियों के साथ उन्होंने भी अपना रोड मैप बताया। तो लगातार प्रशासन भी लगी है और अब पार्टी भी लगेगी और युवा मोर्चा के लोग भी ज्यादा से ज्यादा निचले स्तर तक पहुंचेंगे जहां तक अभी तक हम कभी पहुंच नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के नेतृत्व तो कर रहे हैं आप युवा मोर्चा में, ऐसे में 2 साल के बाद चुनाव है, युवाओं को बड़ी आस होती है। 2 साल के बाद चुनाव है, अगले 2 साल में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में कौन सा बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, खासतौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जब हम सरकार में, हाँ जी, तो जब हम विपक्ष में थे तो 5 सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एजुकेशन में जो सारे सिस्टम थे, पीएससी का विषय आप ले लें, पीएससी को ब्यूरोक्रेसी का कोख कहा जाता है, जिसको कांग्रेस ने खोखला कर दिया था। सारे पीएससी के जो अभ्यर्थी थे, जो मेरिटोरियस थे, वो सारे के सारे अधिकारी या नेता के पारिवारिक थे। तो हमने उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी और घोषणा पत्र में भी लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सीबीआई जांच बैठेगी और उस पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज वो हुआ, पहले कैबिनेट में सीबीआई जांच बैठी, कई के ऊपर कार्रवाई हो गई, पोस्टिंग ही नहीं मिले और कई अधिकारी आज जेल में। तो ऐसे तमाम पुलिस भर्ती में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कई उनके जितने भी विषय आप समझिएगा, आत्मनंद का विषय हो, आत्मनंद में भी उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का कोख था उसे साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आप देखिए, किसी भी एग्जाम में भ्रष्टाचार के विषय नहीं निकलेगी। अगर कहीं पर कोई लापरवाही आया है उस पर तत्काल जांच हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि वो दोषियों को बचाएं या फिर उसको वैसे के वैसे चलाएं। छत्तीसगढ़ के युवाओं की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा युवा जो है वो चिंतित है नौकरी को लेकर, तो आप कितना आश्वस्त करना चाहते हैं उन युवाओं को, क्योंकि आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं? बता दें आपको, सबसे पहला विषय तो उनका ये था कि भैया की जो परीक्षा है वो ट्रांसपेरेंसी हो जाए। वो अब हो रही है, चाहे पुलिस भर्ती का विषय हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला इनका अटका हुआ हो, और तो और पीएससी का विषय हो। आज आप जाके बात करिए, पीएससी के एग्जाम्स हो गए और सारे के सारे 5 साल और पारदर्शी रूप से हुए। तो लगातार भर्तियों का जो प्रोसेस है, चाहे पुलिस भर्ती का विषय हो, चाहे अभी 5000 शिक्षक भर्ती का विषय आ गया है, उसके बाद आत्मानंद भर्ती का भी विषय आ गया है। तो लगातार जो वैकेंसीज है वो हमारी सरकार निकाल रही है और ये निरंतर, अभी 2.5 साल का विषय है, निरंतर ये निकलेगा। राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी बहुत अच्छी नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष आप जब बने तो कैसे प्रदेश अध्यक्ष बने? मैं सुना कि प्लेन लैंड होती ही पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष बन रहा हो। देखिए, ये यही भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता भी है कि एक गांव का कार्यकर्ता, एक ग्रामीण क्षेत्र का जिला पंचायत का दूसरी बार का सभापति, जिसको हर कोई जानता भी नहीं था। मैं युवा मोर्चा में भी नहीं था, पहले मैं किसान मोर्चा में था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। हाँ, उसके बाद सहकारिता प्रकोष्ठ में भी मुझे जिले का संयोजक बनाया गया था, फिर पैनलिस्ट बनाया गया था। तो युवा मोर्चा के बाहर से लगातार संघर्ष को देखते हुए पार्टी ने युवा मोर्चा का कमान दिया, क्योंकि 35 एज का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ और उस क्राइटेरिया के अंदर मैं आता हूँ और पार्टी ने उस पर विश्वास किया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कमान को संभाल सकता हूँ। और निरंतर आप देखिए, सबसे पहले पता कैसे लगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बना? कहाँ थे उस वक्त? देखिए, मैं दिल्ली गया हुआ था कुछ पारिवारिक कार्यक्रम से और जब मैं वापस आया तो मुझे एयरपोर्ट में पता चला, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑन नहीं था, मैं अकेले था, मैं बैग कलेक्ट कर रहा था और एयरपोर्ट में कुछ, क्योंकि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पता था कि मैं आ रहा हूँ, साथियों को पता था मैं आ रहा हूँ, तो वो लेने हुए आए थे। तो उनसे संपर्क करके मीडिया वहां पे पहुंच गई थी एयरपोर्ट में, ये दिल्ली से आ रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की मेरी नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि संगठन में मैं लगातार अलग अलग दायित्वों में तो रहा हूँ, लेकिन अब पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का कमान दिया है और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ होती है युवा मोर्चा, और उस कमान को मैं लेके निकला हूँ और जितना हो सके मैं। सबसे पहले किसको कॉल किया आपने?
सबसे पहले किसको कॉल किया आपने? नहीं देखिए वहाँ पे कॉल का विषय तो था नहीं। हाँ जी। सबसे किससे पहले बात तो हुई? मीडिया पे गए, मैं आपने सीधा ब्रेक किया, उसके बाद पार्टी के संगठन तुरंत मैं प्रदेश कार्यालय गया। हाँ जी। और वहाँ पे हमारे संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी का मैंने आशीर्वाद लिया, दोनों कार्यालय में थे। उसके बाद हमारे प्रदेश के प्रभारी निधि नवीन जी थे। अच्छा, उनसे बात हुई? उससे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे क्या बोला? आशीर्वाद दिया उन्होंने, क्योंकि लगातार कोई भी विषय होता था तो उनसे, क्योंकि प्रभारी रहे लगातार 4 साल प्रभारी रहे, बहुत पहले हमारे प्रांत के सह प्रभारी थे, फिर वो प्रभारी बने, तो निरंतर उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। और चूंकि प्रभारी के नाते मैंने उनसे बातचीत किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी से मैंने बातचीत करके आशीर्वाद लिया। ये 4 जो थे, सबसे पहले मैंने आशीर्वाद लिया, उसके बाद लगातार कॉल आते गए, सभी का आशीर्वाद मिलते गया। मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, युवा मोर्चा का कमांड भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और जब से दिया है मैं अपना क्षेत्र छोड़ के, मैं जिला पंचायत का सभापति अभी भी हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र को छोड़ के 1.5 महीने 2 महीने तक प्रवास में रहता हूँ। अभी भी 5 दिन बस्तर प्रवास में, फिर 1-2 दिन के लिए जाऊंगा, फिर मैं सरगुजा संभाग निकल जाऊंगा। तो निरंतर प्रवास का मेरा दौर जारी है और युवाओं को जोड़ने का दौर जारी है। आज के युवाओं में सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आती है आपको आमतौर पर? देखिए युवाओं में सबसे बड़ी चुनौती यही समझ में आती है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, ये 2 तरीके से है। कुछ लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग भटक रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। युवा जो है, और खास करके जेन जी वाले जो जनरेशन है, वो जिस प्रकार से कन्वेंस होके ट्रैक बदल रहे हैं, ट्रैक से भटक रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आप देखिए अभी कुछ, आप कैसे कह सकते हैं चिंता का विषय है? सबकी मानसिक सही जैसी तो होती नहीं है, विचारधारा भी अलग होती है। मेरे विचार आपके विचार से मेल मिलाप तो नहीं। बिल्कुल देखिए विचारधारा सबकी अलग होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ जो युवा है वो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के मोर्चा के साथ जुड़ जाते हैं जो देश विरोधी नारा लगाते हैं। तो ये कौन सा विचारधारा है? ठीक है, आएगी भाई भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत माता की जय कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि विश्व में कोई ऐसा देश है जिसे मदर की संज्ञा दी जाती है, ये भारत माता है। भारत माता का हम जयकार करते हैं। बंगाल की स्थिति क्या थी? आज बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, भारत माता के साथ आके वो एक प्रकार से खड़े हुए। जहाँ पे वंदे मातरम का जन्म हुआ था, जहाँ से वंदे मातरम बनाया गया था, और जहां से जन संघ की स्थापना हुई थी, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जहां से प्रारंभ हुई थी, आज वहां पर बंगाल में हम कभी भारतीयों को सुरक्षित नहीं मानते थे, लेकिन आज वहां की जनता ने एक स्पष्ट और भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और वहां पर आप देखिए, कभी मदरसे में वंदे मातरम नहीं होता था, आज निर्देश हुआ कि मदरसे में वंदे मातरम होगा, हर मदरसे में वंदे मातरम होगा। तो राष्ट्र हित और राष्ट्रवादी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, और मुझे लगता है कि जो देशभक्ति है ये हर किसी के अंदर होना चाहिए, चाहे जेएनयू हो चाहे कोई भी हुआ, तो होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज के जनजी की अगर बात हो रही है तो जनजी जिस तरीके जिन मुद्दों को लेकर बात कर रही है, युवाओं के नीट पेपर लीक हो गया जिसको लेके देश में चर्चा बनने लगे, लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, यूट्यूबर से अगर बात की जाए, फिर एक पार्टी बाहर निकल के आई सोशल मीडिया में, CGP कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया बड़ी संख्या में। आप कैसे देखते हैं उसको? युवा है, युवाओं का भविष्य खिलवाड़ देखिए खिलवाड़ का विषय नहीं है क्या, पेपर लीक मैं मानता हूँ गलती हुई और ये ब्लाइंडर मिस्टेक, लेकिन इस पर तत्काल परीक्षा फिर से आयोजित होगी। ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार हो गया या फिर लीक हो गया, वो पेपर चले। कई लोगों की तैयारी होती है, मैं भी युवा रहा हूँ, कभी मैं जब स्कूल में था तब भी 1-2 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। पेपर लीक पहले भी होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन उसको लेकर जब आप देखिए भारत के सामने, अभी भारत ही नहीं आसपास के पूरे कंट्री में संकट का विषय है, चाहे क्रूड ऑयल को लेके हो, चाहे खाद को लेके हो, सिर्फ भारत का विषय नहीं, भारत से गंदी स्थिति में आसपास के देश है, मतलब एक प्रकार का संकट देश में चल रहा है। पेपर लीक हुई, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत हुआ, आप मान रहे हैं, आप एग्री हैं उस चीज को लेकिन उनका क्या दोष? जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जिन लोगों ने सुसाइड किया, क्या उनका न्याय संगत होगा? अगर पेपर पुनः भी अगर संचालित की जाती है तो क्या उनका न्याय संगत होगा जिन लोगों ने आत्महत्या किया? कोई आत्महत्या किया, आत्महत्या करना गलत है। आज आप देखिए बीजापुर का विषय देखिए, आज आपके बीजापुर में एक्सीडेंट हुआ, अभी की बात है, दोपहर की बात है, और बीजापुर की कोई गाड़ी उस ट्रक से ठुकाई, रायपुर की ट्रक थी,
कॉमन सा विषय है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है किसी के साथ हाथापाई हो जाता है, ड्राइवर लाइव वीडियो बना दिया कि मेरे साथ मारपीट करके और वो सुसाइड कर लिया। हाँ जी। तो ये मनोदिशा इसको कौन तय करेगा? मुझे ये बताइए, एक्सीडेंट हुआ, अगर ट्रक वाला है, अक्सर ऐसे ही होता है कि एक्सीडेंट होता है या तो हाथापाई होती है या तो भाग जाता है। हालांकि मजबूर कर दिया ना, तब जाके उसमें क्या हालत मजबूर करने वाली बात थी, मुझे ये बताइए। गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो आप, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको मार डाल रहा है, या तो आप वहां से भागे और आपको पकड़ लिया गया, मार दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे जेल में डाल दिया गया, उस आपके पास प्रॉपर वीडियो बनाने का समय मिल जा रहा है। आप मान रहे हैं कि मौका देना एक दूसरा रास्ता है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि मौका देना क्यों रास्ता नहीं है? क्या नीट का पेपर लीक हो गया तो नीट एग्जाम होना बंद हो जाए? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर कोई गलती हो तो उसको सुधारा जाता है। भाई 12th में भी तो हिंदी का पेपर लीक हुआ, फिर से पेपर हुआ ना। हाँ जी। ये तो नहीं कि पेपर लीक हो उसके बाद वो लीक वाले पेपर में हमने पेपर करवा दिया या सरकार ने पेपर करवा दिया। मेरा ये कहना है अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाता है, और ये समय देश के साथ खड़े होने का समय है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोविड आया था, कोविड ये वो स्थिति थी जहाँ पे पूरे देश के साथ खड़ा होना था, सरकार के साथ खड़ा होना, तब जब हम कॉपरेट करेंगे तब वही हुआ। आप देखिए पेट्रोल डीजल का विषय मैंने बताया, आज विपक्ष उसको भरगलाता है कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सरकार आपूर्ति नहीं कर पा रही। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके क्या पेट्रोल डीजल का उत्पादन हमारे देश में होता है, कितने % होता है। हम ईरान से ले रहे हैं, हम रूस से ले रहे हैं, हम दूसरे देशों के भरोसे पे पेट्रोल डीजल चलता है भैया यहाँ पे। और दूसरी बात, आप खाद के विषय को भी लेके लोग भड़का रहे हैं कि खाद नहीं है, खाद नहीं है। मैं मानता हूँ खाद नहीं है, लेकिन खाद क्यों नहीं आ रही है? आप पता तो करो, डीएपी कहाँ यूक्रेन से आ रहा है, कौन सा कहाँ से आ रहा है, और कौन सा रूट बंद है, हार्बोज क्यों बंद है वहां से? जब आपका ट्रांसपोर्टिंग ही नहीं हो पा रहा है, निर्यात ही नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे सप्लाई करोगे? तो ये देश के साथ खड़े होने का विषय है। मैं आपको फिर से कर दूं, आसपास के देश का आप हाल पता कर लीजिए, बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ तो आपूर्ति कर रही है नरेंद्र मोदी जी है, जो कूटनीति के साथ में अन्य देशों, अमेरिका की तरह दबाव के बाद भी रूस से मंगवा के हमको जैसा सफाई को कर रहा है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, क्यों राजनीति में आना चाहिए? क्या युवा ही देश का भविष्य है? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, और भारत के लिए तो बहुत विशेष है कि भारत युवाओं का देश है। जितना आपने एक कोट कहा, बड़ी प्यारी लाइन थी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि अगर राजनीति में लोग आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि राजनीति से घर चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप पहले व्यापार को व्यवस्थित करिए, अपने आप को प्रतिस्थापित करिए, उसके बाद आप राजनीति में आइए। आप ऐसे युवाओं को कहते हैं, किसी भी युवाओं को? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं हर किसी को कहता हूँ, हाँ जी, और मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि सिर्फ घूमने से मेरी राजनीति नहीं है। और राजनीति का जो लाइन है वो सेवा का लाइन है। सेवा का लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति में रह के ही सब कुछ अपना मान लें। तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ाई भी करें, हम कोई व्यवसाय भी अपना स्थापित करें, या कोई ऐसा रोजगार बना ले, या कोई आय का ऐसा साधन बना ले कि आय हमारा आते रहे, कि उस पर कुछ लोड ना रहे, कि उस पर ये प्रेशर ना रहे कि मुझे राजनीति करनी है तो मुझे कहीं से वसूली करनी पड़ेगी, राजनीति करनी है तो मुझे कहीं से धमका के लेना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि एक रास्ता आपका बन जाए कि राजनीति आपकी स्मूथली चले। एक समय ऐसा ना है कि आपकी राजनीति क्रैश हो जाए। ठीक है जी, तो राजनीति सेवा का अवसर है, और भारत के लिए एक अचीवमेंट है कि भारत विश्व में सबसे युवा देश है। हमारी अधिकांश जो जनसंख्या है, आबादी है, वो युवा की है, और युवा ही भारत को बदलेगा, और युवा ही जो है भारत का तकदीर लिखेगा। देखिए, बंगाल का विषय मैंने बताया, बंगाल की स्थिति बहुत खराब थी। बंगाल में हम खुद रहे, आप खुद गए थे वहां पे, और जब हम प्रचार करते थे तो मुश्किल से हमें, जब मैं किसी मंडल में जाता था तो मुश्किल से 4-5 कार्यकर्ता मिलते थे। 4 दिन मेहनत करने के बाद 200 कार्यकर्ता की फौज खड़ी होती थी सम्मेलन में, तो उनको भी कन्विंस करके बुलाना पड़ता था। स्थिति बहुत खराब थी। कई जगह हमारी गाड़ी रोकी जाती थी, जब हम सीजी की गाड़ी से घूमने निकल जाते थे। ऐसी भी होती थी? गाड़ी भी रोकी जाती थी, पूछताछ की जाती थी कि सीजी की गाड़ी से। ये इलेक्शन के 10 दिन 12 दिन पहले की बात बता दो, लेकिन जनता वहां पे परेशान थी, जनता त्रस्त थी, और युवा जो साथी थे वो दबे मुंह कहते थे कि भैया परिवर्तन तो हम चाहते हैं, लेकिन हम सामने नहीं आ पा रहे। और युवाओं ने वहां पलटा है, युवाओं पे मजबूती से लास्ट इलेक्शन के आखिरी समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया से निकल कर आए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेनिंग की है, पॉजिटिव कैंपेनिंग। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया का 2 प्रयोग है। एक तो आप
पॉजिटिव करें या तो निगेटिव करें। यहाँ पे निगेटिविटी, आपने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, आपने दिल्ली का प्रदर्शन देखा होगा। हाँ जी, देखा है मैंने। टुकड़े गैंग वहां पहुंच गए थे, वहां पे वो गैंग पहुंच गए थे जो जेएनयू में भारत माता का अपमान करते हैं, नारे भी वो गैंग पहुंच गए थे जो आरएसएस मुर्दाबाद करते हैं। ये वही आरएसएस है। जब इमरजेंसी का समय था तो जेल में भी शाखा लगाते थे, और ये वही आरएसएस है जब आपदा का अवसर होता है तो हाफ पैंट में सेवा करने पहुंचती है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में चलती है। लेकिन इसको ये मुर्दाबाद करते हैं, ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, ये माँ भारती के खिलाफ में नारेबाजी करते हैं। ये उन गैंगों के बढ़ाए हुए लोग हैं, यही मैं कह सकता हूँ। एक युवा नेता में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? देखो, मेरा सबसे पहला तो विषय यही है कि युवा ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे, अलग अलग फील्ड की पढ़ाई करे और सेवा का ध्येय अपने मन में बसा ले। और एक विषय यही है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आज की राजनीति जो है बहुत कंपटीशन से भरी है और अभी का जो युवा है छोटे छोटे चीजों में स्तब्ध हो जाता है, छोटे छोटे चीजों में डिप्रेशन में चले जाता है। आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है और राजनीति पेशेंस का खेल है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो राजनीति आपके लिए नहीं है। और सेवा का जो मैंने भाव कहा, ये रखना ही पड़ेगा। और मैं सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि राजनीति में आए, सेवा का अवसर बनाकर आए और अपना एक स्थान बना ले, ताकि आपका इनकम का आपका सोर्स जो है सदैव बना रहे। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर में जो युवाओं की आस होती है, आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है राहुल जी। आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है और बस्तर में अधिकांश जो लोग हैं, ट्राइबल नेता है, विधायक की बात की जाए, मंत्री की बात की जाए, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी या कांग्रेस की, दोनों ही यहाँ के स्थानीय लोगों को चलते हैं। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के जो युवा हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग कहते हैं। आउटसोर्सिंग हो रहा है, नियुक्तियां जो हो रही है, जो वैकेंसियां निकल रही है, उसमें बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अब वहां पे क्वालिफिकेशन की अगर बात होती है, बस्तर कई वर्षों से नक्सलवाद यानी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात की जाए, वैसी बिल्ट नहीं हो पाते बच्चे जैसे बिल्ट रायपुर के बच्चे हो पाते हैं। वैकेंसियां निकलती है, बीजापुर का बच्चा क्वालिफाई नहीं करता, रायपुर का बच्चा क्वालिफाई कर लेता है और यहाँ के लोग आशा जो है निराशाजनक बदल जाती है। ऐसे में एक द्वेष जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। सरकार किसी को भी, बीजेपी कांग्रेस सारी दोनों चल रहे हैं युवाओं को, कैसे देखते हैं आप युवाओं ने नाते? आपने देखिए, जो आउटसोर्सिंग का विषय है, आपने जो बताया कि बस्तर के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के आउटसोर्सिंग वाला विषय हमें लाना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता दूं। क्या छत्तीसगढ़ का जैसे रायपुर है, रायपुर या मेरे बेमेतरा है, बेमेतरा में भी बस्तर के कर्मचारी है, बेमेतरा में भी बस्तर के अधिकारी में महादेव कावरे जी के गाँव गया था मेरे यहाँ कलेक्टर थे। तो ये मुझे नहीं लगता आउटसोर्सिंग वाला कहीं पर भी कोई विषय होता है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ महतारी के हम सभी संतान है और अगर कोई कहता है कि आउटसोर्सिंग का विषय है, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा आउटसोर्सिंग है तो आपको फिर रायपुर और बस्तर के ये मतलब रायपुर या फिर दुर्ग संभाग के विषय में चर्चा करनी पड़ेगी कि वहां पे फिर बस्तर को स्थान दे। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लोग कहीं पर नहीं जाके काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आउटसोर्सिंग का कोई विषय है। तो उनका क्या दोष है? आउटसोर्सिंग बोल रहा है कि हम फॉरेन से लाके बैठा दे, तो उनका क्या दोष? आउटसोर्सिंग का विषय होता है कि हम यूपी से लाके बैठा दे। अगर छत्तीसगढ़ का लाके बैठा, कोई दोष नहीं है। अगर दोष बोला तो क्या आपका बीजापुर का कलेक्टर बेमेतरा पहुंचता है, बीजापुर का आपका कमिश्नर रायपुर के कमिश्नर रहते हैं, बीजापुर का आपका बेटा क्या दुर्ग का कमिश्नर होता है। ये आउटसोर्सिंग मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आउटसोर्सिंग में आती है। छत्तीसगढ़ महतारी के हम सभी संतान है, ये गर्व का विषय है कि आपकी बीजापुर में महादेव कावरे जैसे एक ऐसे ऑफिसर रहे जो कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी और अभी वो रिटायर्ड हुए। आज उनसे मेरी बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में युवाओं की अगर बात की जाए, पॉलिटिकल बीट की अगर बात की जाए, लोग पॉलिटिकल बीट में इजीली एक्सेस नहीं करते, ना ही वो आ पाते हैं। आप कैसे देखते हैं सामान्य परिवार के होने के नाते अब छत्तीसगढ़ की कमान संभाल रहे युवाओं के बीच में, तो जब आप जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात जब होती है, तो किस तरीके की बातचीत वगैरह होती है? क्या संगठन में आपकी वैसे लोगों की पैरवी करते हैं या फिर सामान्य आदमी को काम के हिसाब से उसको पद पे नवाया जाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जो मेहनती है, जो वर्कर है, जो जन नेता है और जो पेशेंस के साथ में है, उसको हमेशा मौका मिलना चाहिए। और राजनीति में सबसे बड़ा अवसर जो है पेशेंस का है।
PCM सबसे बड़ा हथियार। सबसे बड़ा हथियार पेशेंस है। आप जो कर रहे हैं कि आसानी से अवसर नहीं मिलता, आसानी से अवसर किसी को नहीं मिलता है। पेशेंस का ही अवसर है, पेशेंस का ही खेल है और आपकी मेहनत का प्रमाण है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पेशेंस रखेंगे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के विषय में तो मैं कह सकता हूँ कि आप रिजल्ट दीजिए, आप काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उठा के आपको कुछ भी बना सकती है। मैंने कहा ना कि मैं बेमेतरा जिला पंचायत का सभापति था, ग्रामीण क्षेत्र का रहा, दूसरे मोर्चा में मैं पार्टी में ही रहा, लेकिन पार्टी के अन्य मोर्चों में रहा, लेकिन पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा की कमान प्रदेश की दे दी। ये बड़ा जब आपको कमान दी गई उस वक्त रवि भगत को हटाया गया। हटाने के पीछे का जो कारण ये बताया जा रहा था कि इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, छत्तीसगढ़ के मंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, इस वजह से उनको हटाया गया। ये उसके बाद आपको मैं फिर से कह दूं, जिस प्रकार से आपने माननीय मंत्री टंगराम जी के विषय में कहा, उनका जन्मदिन भी है कि कांग्रेस आरोप लगा रही थी, सुरक्षा लेके उतर गए थे। तो मैंने एकदम कॉमन सा सवाल है, क्या भूपेश बघेल जी के पास जो सुरक्षा कर्मी है वो जब फील्ड में निकलते हैं उनका सुरक्षा कर्मी को छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता, साथ में रहेगा ना भाई। कॉमन सा विषय है, रवि भगत जी का विषय है। तो अरुण साहु जी जब हमारे जो अभी डिप्टी सीएम जी है वो जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उनकी टीम के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। किरण देव जी जो कि जगदलपुर के आपके सामान्य विधायक हैं और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनकी टीम का जब विस्तार हुआ, उनकी टीम से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, तो इसमें कहीं पर भी हटाने वाला विषय तो था ही नहीं। और ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदला, पूरी टीम बदली गई। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, संगठन जो विस्तार है, तीनों महामंत्री बदले गए। पूर्व महामंत्री केदार कश्यप जी रहे, पूर्व महामंत्री ओपी चौधरी जी रहे, पूर्व महामंत्री विजय शर्मा जी रहे, तीनों आज कैबिनेट में है। एक डिप्टी सीएम है, दोनों कैबिनेट के मिनिस्टर है। अब वो जब सरकार में चले गए तो जाहिर सी बात है उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा। तो 3 महामंत्री नए बने, उनके अलावा जो उपाध्यक्ष थे सारे उपाध्यक्ष बदले गए। तो ये टीम का परिवर्तन है, ये किसी के प्रकार से किसी के ऊपर भेदभाव या किसी के आरोप का विषय नहीं है। इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है, कहीं भी हम जाते हैं सोशल मीडिया में देखते हैं तो लोगों के बीच में एक मन और एक प्रश्न लगातार हम देख रहे हैं विषय को लेके, जन जंगल जमीन नक्सलवाद खत्म हुआ तो जन जंगल जमीन को खत्म करके उद्योगपति को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर माइंस लगाए जाएंगे, बड़े पैमाने पर निजीकरण होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों के बीच में चर्चा बन रहा है, नरेशन बन रही है। आप कैसे देख रहे हैं जब लोगों से मिल रहे हैं? तो देखिए आपके बस्तर का विषय है, बस्तर को लेके जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं आज उस विषय पे हमारे वरिष्ठ जनों से मैं चर्चा भी कर रहा था कि विपक्ष जो है इस प्रकार से टंगराम वर्मा जी के विषय में नैरेटिव फैला दी कि भाई सुरक्षा लेके चल रहा है। भाई सुरक्षा उनको मिला हुआ है, रायपुर में घूमते हैं, बड़ौदा में घूमते हैं, कहीं भी प्रवास में जाते हैं सुरक्षा में उनके साथ में होते हैं क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है। वैसे ही आप देखें तो रवि भगत जी के विषय में भी बोला गया कि वो ओपी चौधरी जी का वो विरोध करते थे। ऐसा कुछ पार्टी का विषय है, मन में मतभेद चलते रहता है, पार्टी में हर जगह चलता है, वो पार्टी का आंतरिक विषय है। अब दूसरा विषय आप जिस प्रकार से कर रहे हैं कि विपक्ष जो है फिर से र्यूमर फैला रहे हैं कि भाई नक्सली खत्म हो रहे हैं, उनको पच नहीं रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, ये आंकड़ा बताना भी आवश्यक है क्योंकि ये नक्सलवाद का जो विषय है, जो लाल आतंक है, बस्तर बहुत सालों से पीड़ित रहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही साथ यहाँ के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर का लाल आतंक समाप्त किया गया है, साथ ही साथ न सिर्फ बस्तर, आप देखा जाए तो भोलामानपुर का जो बेल्ट था, गढ़चिरौली वाला जो बेल्ट था, हाँ राजनांदगांव एरिया का, वहां पे भी नक्सल पूर्णतः समाप्ति की ओर है और उनके नेतृत्व में लगातार बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है, भय मुक्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये 1 दिसंबर 2023 से 28 मार्च 2026 तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। ये कांग्रेस को कभी नहीं बचेगा। मृत नक्सलियों की संख्या 535, ये 28 मार्च 2026 तक का आंकड़ा है। आत्मसमर्पित जो नक्सली है उनकी संख्या है 2898, गिरफ्तार नक्सलियों की संख्या है 2038, जब्त माइंस है 1501 और जब्त हथियार है 1350। ये संख्या है 28 मार्च 2026 तक, महज 2 सालों में। उसके बाद और कई ये आंकड़ा बढ़ेंगे। तो ये कहाँ कांग्रेस को बचने वाला है, वो तो अफवाह ही बनाएगा ना।
कभी तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि नक्सल समाप्त हो। आपको ध्यान में होगा जब झीरम घाटी की घटना हुआ था, झीरम घाटी घटना हुआ था, तो विपक्ष में जब ये कांग्रेस थी तो भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये कहते थे कि मैं झीरम घाटी का सच जेब में लेके घूमता हूँ। 5 साल सरकार में ये सच जेब से निकला ही नहीं भाई साहब। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, तो जेब में खुद रखे तो कहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो कहते थे विपक्ष में, एक वीडियो है उनका कि कहते थे झीरम घाटी का सच मैंने जेब में खोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। 5 साल मुख्यमंत्री बन गए, तब फिर वो जब आपका जेब है तो फिर सेंटर का जेब कहाँ है? सेंटर ने आपका जेब खींच दिया। ये सवाल का था। तो कांग्रेस को बचने वाला नहीं है, कांग्रेस ह्यूमर फैलाएगी। और रही बात जंगल काटने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। ये तो हम आश्वस्त हैं, क्योंकि सरकार जो टूरिज्म पर फोकस कर रही है और बस्तर के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। मैं बीजापुर में बैठा हूँ और बीजापुर का अकेला एक आंकड़ा बता दूं आपको, यहाँ पे कई ऐसे गांव में यहाँ पे प्रशासन जा रही है, यहाँ पे आज तक कोई सर्वे करने वाला नहीं है। कलेक्टर स्वयं जा रहे हैं, हमारे भाजपा के सारे नेता जा रहे हैं कई ऐसे गाँव में। और अकेले प्रधानमंत्री सड़क की जो लंबाई है 888 किलोमीटर की है, जो यहाँ पे बीजापुर में निर्माण होना है। तो जाहिर सी बात है हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव साई जी की सरकार है, और ये बस्तर के विकास पर फोकस कर रही है, ना कि बस्तर के विनाश पर फोकस है। जिस जगह पर आप बैठे हैं, यहाँ की अगर बात की जाए, युवा मोर्चा की विशेष भूमिका होती है, युवाओं की विशेष भूमिका होती है चुनाव में समीकरण बदलने की। ऐसे में युवा मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ऐसे में राहुल जी, बीजापुर की अगर बात की जाए तो 22,000 का जो आंकड़ा था वो 2,706 वोट से कांग्रेस ने यहाँ पे लीड किया। तो आप क्या मानते हैं, ये आपकी जो स्ट्रेटेजी, आपकी जो रणनीति है युवाओं की, अगले 2028 में चुनाव है तो किस तरीके से रहेगी, ये भी बोलिए। बिल्कुल, देखिए आज ही हमने बैठक लेके योजना बनाई है और आने वाले 15 से 20 दिन के बाद मेरा फिर से बीजापुर दौरा है जी। उस पर मुझे रिजल्ट लेना है और युवा मोर्चा की जो भूमिका है, हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं का खेड़ा खड़े करने का है। ये काम कल से युवा मोर्चा के साथ ही करना प्रारंभ कर देंगे और निसंदेह आने वाला जो चुनाव है प्रचंड बहुमत के साथ में हम जीतेंगे। इसकी तैयारी युवा मोर्चा करना कल से प्रारंभ कर देंगे। 2 अंतिम सवाल है मेरे। व्हाट इज योर गॉडफादर इन पॉलिटिक्स? कौन राजनीति में आपके गुरु? देखिए, मैं सबसे पहले तो बचपन से एक ही व्यक्तित्व को मानते आया हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास 7 में था तो रायपुर के सप्रे साला मैदान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सभा चल रहा था। उस समय सप्रे का ग्राउंड बहुत बड़ा हुआ करता था, अब तो स्पोर्ट्स वगैरह के अलग अलग ब्लॉक बना दिए गए हैं। तो उस ग्राउंड में मैं क्लास 7 में रह के उनको सुनने के लिए भीड़ से घुस के मैं जाके सामने में उनको मैं सुना था। तो शुरू से एक आइडिया अगर कोई रहे हैं तो वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ को भी हम सभी को सौंपा और छत्तीसगढ़ महतारी को अलग स्थान उन्होंने दिया। तो वो आपके गुरु हैं? बिल्कुल, उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही आग्रह करूंगा सारे युवा साथियों से कि हम सभी राष्ट्र हित में सोचें, हम सभी पॉजिटिविटी में रहें, हम सभी पेशेंस के साथ में रहें और किसी भी प्रकार से छोटे मोटे घटना से या छोटे मोटे किसी भी प्रकार से हर्ट हो जाने से हम किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कदम ना उठाएं, जिससे परिवार या फिर जो हमारे संबंधी हैं उनको आजीवन पछतावा हो या आपको स्वयं पछतावा हो। तो युवा साथी पेशेंस के साथ और पढ़ाई को अपना फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, आप किसी भी फील्ड में हो। पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में मेरे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया जी मौजूद थे। इनसे मैंने हर एक सवाल पूछने की कोशिश की। युवाओं की भूमिका निभा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कमान संभाल रहे हैं, तो मुझे लगा हर एक सवाल जो युवाओं के मन में प्रश्न का विषय बनता है उनको पूछा जाना चाहिए। बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया। अगले गेस्ट तक फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो आप इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट में अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए धन्यवाद। थैंक यू।